हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। दिस इज राहुल ममगई वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का चैप्टर 10th ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट हैं उनके टाइप्स कितने हैं और उनको इम्प्रूव करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि प्रिपरेशन फॉर सम टास्क, कोई भी टास्क है उसके लिए आप तैयारी करते हैं, वो ट्रेनिंग कहलाती है। मैट विजू कहता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन की जो तैयारी का मूलभूत आधार है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल एमिंग एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्समैन फॉर हायर परफॉर्मेंसेस इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। ये पेडागोजिकल प्रोसेस है, शैक्षणिक प्रक्रिया है, धीरे धीरे सीखे जाने वाली प्रक्रिया है। किस पे बेस्ड है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बेस्ड है। क्या एम करने के लिए किया जाता है? किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में, प्रतियोगिता में हायर परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाता है। अब हम पहले फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ, जिसको कि शक्ति कहते हैं हिंदी में, वो है क्या? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जब हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स काम करती हैं या फोर्स को एक्सर्ट करती हैं तो वो स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे कि गोलकीपर का फुटबॉल में फुटबॉल को रोकना उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी। किसी रेसलर का एक अपोनेंट पर विजय प्राप्त करना वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। बोरो एंड मैगी कहते हैं स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट्स to exert force. According to Matthew, muscular strength is the force that a muscle or group of muscles can exert against a resistance in one maximum effort. एक और definition है, strength can also be defined as the amount of force a muscle or muscle group can exert. तो बात कुल मिलाकर ये है कि किसी भी मसल द्वारा या मसल्स के ग्रुप द्वारा जब कुछ बल लगाया जाता है या फोर्स को एक्सर्ट किया जाता है तो वही स्ट्रेंथ कहलाती है। आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या क्या है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है डायनामिक स्ट्रेंथ और दूसरा है स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो डायनामिक स्ट्रेंथ को आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के नाम से भी जाना जाता है और जितने भी लगभग जो वेट ट्रेनिंग में जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस होती हैं। और डायनामिक स्ट्रेंथ को हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और तीसरा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये एबिलिटी है मसल्स की टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमल और मैक्सिमम रेसिस्टेंस, अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध में मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता अधिकतम शक्ति कहलाती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे कि आपने वेट लिफ्टिंग में देखा होगा, पावर लिफ्टिंग में देखा होगा, तो वहां पे मैक्सिमम वेट लिफ्ट करना है वेट लिफ्टर को, तभी उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो जो ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस जो वेट है उसके अगेंस्ट में जो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करेगा अपने मसल से, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहलाएगी। नेक्स्ट वन चलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पर। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो कॉम्बिनेशन है स्पीड एंड स्ट्रेंथ का, और इसी को हम पावर भी कहते हैं। जनरली पावर वर्ड यूज नहीं होता है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? किसी भी एक्टिविटी को हम जब हायर स्पीड के साथ में करते हैं या हम किसी भी एक्टिविटी में जब स्ट्रेंथ के साथ, हायर स्पीड के साथ उसे करते हैं तो वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाती है। जैसे कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, वर्टिकल जंप है, लॉन्ग जंप है। तो इस तरीके से जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है तो उसमें हम थाइस की जो मसल्स हैं उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं, मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस थर्ड टाइप है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की तरह ही स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी प्रोडक्ट है तो मोटर एबिलिटीज का, जिसमें कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है। इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। तो थकान की स्थिति में होने के बावजूद भी मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता वो आपकी एंड्योरेंस कहलाती है, और उसी को अगर हम जब स्ट्रेंथ के साथ में जोड़ देते हैं तो वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहलाती है। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हैं, पोल वॉल्ट है, साइकिलिंग है, यहाँ पे बेसिकली ये एंड्योरेंस की एक्टिविटीज हैं, लेकिन जब हम इसको स्ट्रेंथ के साथ में जोड़ेंगे, क्योंकि हमें दौड़ने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए, उसके साथ में एंड्योरेंस भी चाहिए, तो इसे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कहेंगे। सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ की। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जहां पर
मसल्स में कोई भी विजुअल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, हमें मसल्स की शॉर्टनिंग देखने को नहीं मिलती है, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाती है और इसको डायनामोमीटर के द्वारा मापा जाता है या मेजर किया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ का आपको डेमो दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कि बेंच प्रेस है, और दूसरा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का जिसमें कि वर्टिकल जंप दिखाई गई है, और जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है वो 400 मीटर जो है उसका अल्टीमेट एग्जांपल है। मेथड्स टू इंप्रूव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। पहला मेथड है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। आइसोमेट्रिक मींस सेम लेंथ, आइसो मींस सेम, मेट्रिक मींस लेंथ। तो आइसोमेट्रिक में क्या है कि जब मसल्स का साइज में कोई भी विजुअल चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, हमें मसल्स की ना शॉर्टनिंग दिखती है ना लेंथनिंग दिखती है, तो वो कहलाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। Isometric exercises are those exercises where no visible changes are seen in muscle. In fact, there are no direct movement, hence they cannot be observed. In these exercises, work is performed, but it is not seen directly. In these exercises, a group of muscles are stressed more than the other group of muscles. तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम खुले हाथों से या एक्सटेंडेड आर्म से हम दीवार को धकेलेंगे, हम सामने हाथ करके एक्सटेंडेड आर्म से कोई वेट को होल्ड करते हैं, तो वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि हम उसमें देख पाएंगे कि हमको मसल्स में विजुअल चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, ना मसल्स की शॉर्टनिंग हो रही है ना लेंथनिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मसल्स के द्वारा एफर्ट लग रहा है या किया जा रहा है, तो इन्हीं को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्लैंक हो गया, पुशिंग द वॉल हो गया, होल्डिंग द वेट्स हो गया, ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के टाइप्स हैं। इसके बाद बात करते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की। आइसो का मतलब है सेम, टोनिक का मतलब है टेंशन। मसल्स में एक टेंशन डेवलप होता है, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस आर दोज एक्सरसाइजेस इन विच मूवमेंट्स कैन बी सीन डायरेक्टली, जिसमें हम मूवमेंट देख पाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब ये पुलअप कर रहा है व्यक्ति, तो जब लिफ्टिंग फेज है, जब ऊपर जा रहा है व्यक्ति, तो इसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और वो शॉर्टनिंग हो रही है, तो एक बल्जिंग सी होती है वहां पर। जैसे आप देखेंगे कि ये डंबल पकड़े हुए व्यक्ति हैं, इन्होंने अगर ऊपर की तरफ ये लिफ्ट कर रखा है डंबल, तो आप देखेंगे कि इनके जो बाइसेप्स मसल्स है उसमें एक बल्जिंग दिख रही होगी, वो शॉर्टनिंग हो रही है उस मसल्स की। तो इसमें आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि मूवमेंट हो रहे हैं, तो ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। पुशअप्स, चिन अप, पुल अप्स, लोअरिंग लिफ्टिंग फेज ऑफ डंबल, और जिसको कि बाइसेप कर्ल भी कहते हैं हम, स्क्वाट्स, ये सारी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस की। आइसो का मतलब होता है सेम, काइनेटिक का मतलब है मोशन। आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइजेस थी वो सर्वप्रथम डेवलप की थी जेम्स पेरिन ने, और ये एक्सरसाइजेस ऐसी हैं कि जो हाईली इक्विप्ड मशीन्स के साथ में ही की जाती हैं, और जनरली हमको कुछ वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग, रोविंग, इनमें देखने को मिलती है। तो इनमें जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो सेम रेंज ऑफ मोशन के साथ में होना चाहिए, और इसको मॉनिटर के द्वारा या फिर कंप्यूटर के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। आइसोकाइनेटिक डायनामोमीटर्स होते हैं कुछ, जैसे कि बायोडेक्स है, यूमैक है, साइबेक्स है, किन एंड कॉम है, लिडो है, हाइड्रा है, इस तरीके की कुछ मशीन्स होती हैं, हाईली इक्विप्ड मशीन्स होती हैं, उसमें ही हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस कर पाते हैं। जैसे कि आप ये देखने को मिल रही है कि पूरी मॉनिटरिंग होती है, पूरा फिक्स किया जाता है रेंज ऑफ मूवमेंट को, रेंज ऑफ मोशन को, और उसके बाद ही एफर्ट लगाया जाता है। तो जो रेंज ऑफ मोशन है या एंगल है उसके बीच का, तो उसमें एफर्ट क्या है जो इक्वल होता है, बराबर होता है, समान होता है। अब बात करते हैं हम एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस को डिफाइन करना बहुत आसान नहीं है, तो इसके लिए कुछ बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। इट रिलेट्स टू डूइंग वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम और पीरियड। सबसे बड़ी बात यह है कि एंड्योरेंस की एबिलिटी या एंड्योरेंस की हम एक्सरसाइज कब बोलेंगे, जब ये लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग टाइम के लिए किया जाएगा। इट रिलेट्स टू वर्किंग अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। थकान की स्थिति में होने के बावजूद भी कार्य करने की क्षमता एंड्योरेंस कहलाएगी, सहन क्षमता कहलाएगी। इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ मसल्स। बिग मसल्स और लार्ज नंबर्स ऑफ मसल्स क्या होनी चाहिए, इसमें एक्टिव होनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए। और इट इन्वॉल्व्स वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी को भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। हरे कहते हैं द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग। मसल्स की ऐसी एबिलिटी जो थकान को होने से रोकती है, वो एंड्योरेंस या सहन क्षमता कहलाती है। थियस एंड स्कैनबेल कहते हैं एंड्योरेंस एज द रेसिस्टेंस एबिलिटी टू फटीग। मार्टिन एंड मैडविजू कहते हैं एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग।
इसके बाद हम एक बेहतर डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद द डिजायर क्वालिटी एंड स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है कि डिजायर क्वालिटी भी होनी चाहिए और स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए या ठीक होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होनी चाहिए, इवेंट होनी चाहिए, और बाकी बात है कि अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। तो ये एंड्योरेंस कहलाती है। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, अगर हम नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर चलें तो यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिक एंड्योरेंस होता है, जनरल एंड्योरेंस होता है और स्पेसिफिक एंड्योरेंस होता है। बेसिक एंड्योरेंस है जैसे कि जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, और लास्ट मोर देन 30 मिनट्स की जो एक्सरसाइज होंगी या एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज होंगी वो बेसिक एंड्योरेंस में आएंगी। जनरल एंड्योरेंस देखते हैं कि इट इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट ऑफ जनरल नेचर अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। जनरल एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस कैन बी डन विद हाई और लो इंटेंसिटी। यहाँ पे हाई और लो दोनों इंटेंसिटी आ जाती हैं, और बेसिक एंड्योरेंस में हमेशा लो पेस या लो इंटेंसिटी होती है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या होता है, जो रिलेटेड टू पार्टिकुलर स्पोर्ट्स होता है वो स्पेसिफिक एंड्योरेंस होता है। जैसे कि हमें बॉक्सिंग में अलग तरीके का एंड्योरेंस चाहिए, मस्कुलर एंड्योरेंस चाहिए, कराटे में चाहिए, साइकिलिंग में चाहिए, और इवेंट्स हैं जिनमें हमें स्पेसिफिक एंड्योरेंस चाहिए। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। तो ड्यूरेशन के बेसिस पर कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है स्पीड एंड्योरेंस। अगर हम बात करें सीधे शॉर्ट में तो 0 से 45 सेकंड की जो एक्टिविटीज होंगी वो स्पीड एंड्योरेंस में आएंगी। 45 से लेके 2 मिनट की जो एक्टिविटी होगी वो शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस में आएंगी। 2 मिनट से लेके 11 मिनट की जो एक्टिविटी होंगी वो मीडियम टाइम एंड्योरेंस में आएंगी, और 11 मिनट से ज्यादा की जो एक्टिविटी है वो होगी तो वो लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस में आएंगी। मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस, कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम किसी भी एथलीट में एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की जो समझ बनती है वो यही है कि इसमें लॉन्ग क्रॉस कंट्री रेसेस, मैराथन रेसेस आती हैं। इसमें जो इंटेंसिटी है वो लो होती है और 30 मिनट से कम की ये ड्यूरेशन वाली एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं या नहीं होनी चाहिए। इसमें जो हार्ट बीट है वो 140 से लेके 160 होनी चाहिए पर मिनट, और ये कम से कम 2 घंटे की हो सकती है। 30 मिनट से लेके 2 घंटे की हो सकती हैं, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग। ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। वेरिएबल पेस मेथड, ये आपके पास में है नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस करना थोड़ा महत्वपूर्ण सा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ में ये डिस्कस किया है। इन दिस मेथड एक्सरसाइज इज डन कंटिन्यूअसली बट विद चेंजिंग पेस और स्पीड। इसमें क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली चलने वाली ये एक्सरसाइज होती है, लेकिन इसमें पेस को चेंज किया जाता है और स्पीड को चेंज किया जाता है। द हार्ट रेट नॉर्मली रेंजेस बिटवीन 140 to 180 बीट्स पर मिनट। द टोटल ड्यूरेशन और वॉल्यूम रेंजेस फ्रॉम अबाउट 15 मिनट्स टू 1 आवर। 15 मिनट से लेकर 1 घंटे की एक्टिविटी हो सकती है। बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विच इज प्री प्लान, पहले से प्लान कर दी जाती है कि कहां पे स्पीड कम होगी, कहां पे ज्यादा होगी। दिस मैसेज इज वेरी स्टर्नियस एंड कैन बी यूज्ड बाय ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन ओनली। तो इसको सिर्फ कौन लोग कर सकते हैं, जो ट्रेंड है, जो एलीट प्लेयर है, एथलीट है। डिपेंडिंग ऑन द डायनामिक्स ऑफ स्पीड दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव एरोबिक और अनएरोबिक कैपेसिटी और बोथ एट द सेम टाइम। अब एरोबिक और अनएरोबिक कैपेसिटी कैसे होगी, जहां पे आप स्लो इंटेंसिटी के साथ में दौड़ेंगे वहां पे एरोबिक कैपेसिटी आपकी इनहेंस होगी, और जहां पे आप तेज या फास्ट दौड़ेंगे, स्पीड के साथ में दौड़ेंगे तो वहां पे एनारोबिक कैपेसिटी आपकी इनहेंस होगी। आपके पास में फार्टलेग मेथड, ये कहीं ना कहीं वेरिएबल पेस मेथड का जो है ये एक टाइप है, वेरिएशन कह सकते हैं। फार्टलेग मेथड को स्पीड प्ले भी कहते हैं, ये स्वीडिश वर्ड है और ये कई बार पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा कि वेरिएबल चेंज मेथड में क्या हो रहा था कि जो टेरेन था, जो क्षेत्र था, जो एरिया था वो प्री प्लान्ड था कि कहां पे तेज दौड़ना है, कहां पे धीरे दौड़ना है। लेकिन फार्टलेग मेथड में ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से टेरेन आता जाएगा उस तरीके से एथलीट की पेस जो है वो वेरी करती रहती है। जैसे कि कभी अप हिल आ गया तो वहां पे ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो हो जाएगी पेस, थोड़ा डाउन हिल आ गया, जंगल आ गया, पानी आ गया, मड आ गया, इस तरीके से पेस वेरी करते रहते हैं। और हार्ट बीट वही 140 to 180 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। और जो टाइम वॉल्यूम की बात करें हम, वो 15 मिनट से लेके 1 घंटा हो सकता है। बात करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की। इंटरवल का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इंटरवल का मतलब है कि ब्रेक देना, जिसको कि हम अगर हम फिजिकल एजुकेशन की भाषा में या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की भाषा में हम कहें तो वो इनकम्प्लीट रिकवरी होती है। तो इंटरवल मेथड क्या है कि मोस्ट वर्सेटाइल मेथड है टू इंप्रूविंग एंड्योरेंस ऑफ वेरियस टाइप। इन इंटरवल मेथड द एक्सरसाइज इज डन एट रिलेटिवली हायर इंटेंसिटी विद इंटरवल्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकवरी। Interval method is based on the following principle. Work should be done with sufficient speed and duration so that the heart rate goes up to the 1
80 beats per minute. After this, there should be a recovery period, and when the heart rate comes down 120 to 130 beats per minute, the work should be started again. तो इसमें क्या होता है कि आपको इंटेंसिटी हाई रखनी है. जैसे ही एथलीट की जो हार्ट बीट है वो 180 बीट पर मिनट चली गई, तो वैसे ही उसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट रिकवरी देनी है और फिर से उसकी हार्ट बीट नापनी है 120-130 के बीच में आते ही फिर से उनको दौड़ने के लिए कहना है. तो जो आपने ब्रेक दिया है उसी को इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कहते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट अ जॉइंट. तो एक जॉइंट के इर्द गिर्द आसपास कितना रेंज, कितना मोशन पॉसिबल है, उसी को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कहते हैं. दो तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वह फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसको कि किसी एक्सटर्नल हेल्प के द्वारा किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है विद हेल्प ऑफ पार्टनर, आपने वॉल का सहारा ले लिया, आपने डेस्क का सहारा ले लिया, कुछ भी आपने थेराबैंड्स ले लिए. तो इस तरीके से आपने अगर हेल्प ली है किसी भी एक्सटर्नल पार्ट की तो वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिसमें आपने किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की सहायता नहीं ली है या एक्सटर्नल हेल्प आपने नहीं ली है. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी दो तरीके की होती है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी. स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब हम स्टैंडिंग में हैं, सिटिंग और लाइंग पोजीशन में हैं तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में कंसीडर की जाती है, और जब हम मूविंग कंडीशन में है या मूवमेंट हम कर रहे हैं तो वो डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में आता है. जिस तरीके से हम पहली इमेज देख पा रहे हैं जिसमें कि एक मैन है, जो एथलीट है, वो खुद से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो ये है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. और आप उसके बाद दूसरी इमेज में देख सकते हैं कि इसमें थेराबैंड्स या एक कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है. मेथड्स कौन कौन से हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के? पहला है बैलिस्टिक मेथड. बैलिस्टिक का मतलब होता है स्विंग, और ये मेथड जो है ये काफी पुराना मेथड है और इसको जो एलीट प्लेयर होते हैं, जो अच्छे एथलीट होते हैं, वही कर पाते हैं, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. तो बैलिस्टिक क्या है? जो स्विंगिंग मूवमेंट्स हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि स्विंगिंग मूवमेंट्स हैं, ये तभी कर पाएंगे जब एथलीट अच्छे तरीके से वार्म अप किया हुआ हो और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिगिनर ना हो, वो एलीट टाइप का प्लेयर हो या मॉडरेट एबिलिटी रखता हो. बात करते हैं स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड की. तो इसमें क्या करना होता है कि जिस भी बॉडी पार्ट की आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है, एनहेंस करनी है, उसको स्ट्रेच करना होता है और 3 से 8 सेकंड तक उसको होल्ड करना होता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना होता है. तो इसी को कहते हैं स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड. पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच, इसको प्रॉपर रिसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन भी कहते हैं, और ये काफी चलन में है और ये क्लिनिकल मेथड है. क्लिनिकल मेथड का मतलब है कि इसको फिजियोथेरेपिस्ट या कोई डॉक्टर अपने निगरानी में देता है, अपने क्लिनिक में देता है, और इसको पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच भी कहते हैं. तो इसमें जनरली क्या होता है कि पहले कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद 2-3 सेकंड के लिए रिलैक्स किया जाता है बॉडी पार्ट को, और फिर से उसकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस की जाती है. स्पीड, अगर हम फिजिकल एजुकेशन या ट्रेनिंग के फील्ड में बात करें तो स्पीड वो नहीं है कि जो डिस्टेंस कवर की गई है एक समय में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एथलीट डिस्टेंस कवर नहीं करता है लेकिन फिर भी वो बॉडी पार्ट्स को मूव करता है. तो इन स्पोर्ट्स द स्पीड may be defined as the ability to execute motor action movement under given condition in minimal possible time. टाइप्स ऑफ स्पीड की हम बात करें तो रिएक्शन एबिलिटी है, मोमेंट एबिलिटी है, एक्सेलरेशन एबिलिटी है, लोकोमोटर एबिलिटी है, स्पीड एंड्योरेंस. हम इनको बात करते हैं कि ये क्या क्या है. रिएक्शन एबिलिटी है कि जब हम किसी सिग्नल पर रिएक्ट करते हैं, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी एक स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन एबिलिटी कहलाती है. ये भी दो तरीके की होती है, एक सिंपल रिएक्शन एबिलिटी होती है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी होती है. सिंपल का मतलब है कि जब हम वेल नोन है, कोई एथलीट वेल नोन है किसी सिग्नल के लिए, किसी स्टिमुलस के लिए, तो वो सिंपल रिएक्शन एबिलिटी कहलाती है, और यदि वो अननोन है उस स्टिमुलस के लिए तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी कहलाती है. इसके बारे में आगे बात करते हैं. मूवमेंट स्पीड, इट इज द एबिलिटी टू डू अ सिंगल मूवमेंट इन मिनिमम ऑफ टाइम. कोई भी सिंगल मूवमेंट करना है वो कितने मिनिमम पॉसिबल टाइम में हो सकता है, उसी को हम मूवमेंट स्पीड कहते हैं. एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या है कि जब हम स्टेशनरी पोजीशन से ग्रेजुअली अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, इनहेंसमेंट करते हैं स्पीड में, तो वो एक्सेलरेशन एबिलिटी कहलाती है. जैसे कि हम साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं, रुकी हुई कंडीशन में होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं, साइकिल के स्पीड को बढ़ाते हैं,
तो वो जो ग्रेजुअल इंक्रीजमेंट हो रही है, एनहांसमेंट हो रही है स्पीड में, वो एक्सेलरेशन कहलाती है। जिस तरीके से हम देखेंगे कि ये रिएक्शन, पहले वाली डायग्राम में देखेंगे हम चित्र में कि रिएक्शन एबिलिटी है, जो ब्लॉक से एथलीट दौड़ रहे हैं वो रिएक्शन एबिलिटी है। कि गन साउंड का सुना और उस पर आपने रिएक्ट करा, तो वो रिएक्शन एबिलिटी है। दूसरे वाले में हम देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन, लोकोमोटर और लास्ट में जो स्पीड इंड्योरेंस वो हो रहा है। आगे हम बात करते हैं इसकी। लोकोमोटर एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी क्या है कि जो आपने मैक्सिमम स्पीड एक बार गेन कर ली है एक्सेलरेशन एबिलिटी के बाद में, उसको हम कितनी देर तक, कितने डिस्टेंस तक उसको बरकरार रखते हैं या बना के रखते हैं, वही लोकोमोटर एबिलिटी कहलाती है। और ये ज्यादातर काम आती है 100 मीटर के इवेंट में और 200 मीटर के इवेंट में। स्पीड इंड्योरेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद हाई स्पीड अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। जब हम थकान की स्थिति में हैं और तभी भी हम अपने मूवमेंट्स को स्पीड के साथ में बना के रखते हैं, तो वो स्पीड इंड्योरेंस कहलाता है। और ये लास्ट के जो 15 से 20 मीटर के फेज होते हैं 100 मीटर इवेंट में, उसमें स्पीड इंड्योरेंस वाली एबिलिटी एथलीट द्वारा काम में लाई जाती है। मेथड्स कौन कौन से हैं स्पीड को इंप्रूव करने के? एक बात मैं आपको बता दूं कि स्पीड इज लेस ट्रेनेबल। हम स्पीड को बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट की बात करें तो स्पीड एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको सबसे कम तौर पर इनहेंस किया जा सकता है या ट्रेन किया जा सकता है। बात करते हैं इसके मेथड्स पर। पहला है एक्सेलरेशन रन, दूसरा है पेस रन। एक्सेलरेशन रन में देखते हैं कि एन एथलीट इज रिक्वायर्ड टू रन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस, he she takes starts from the starting line and tries to attain the maximum speed as soon as possible and finishes the distance specified at that speed। तो एक्सेलरेशन रन में क्या है कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है और उसी को ओवरकम करना होता है, और एथलीट द्वारा ये ट्राई किया जाता है कि वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में उस मैक्सिमम स्पीड को क्या कर दे, प्राप्त कर ले, और उसी स्पीड में रेस को फिनिश करे। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा रेपिटेशंस होते हैं और इसमें डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दी जाती है। बात करते हैं पेस रन्स की। तो पेस रन में क्या है? पेस रेसेस और रन्स मींस रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो जो पूरी रेस है उसको क्या है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में दौड़ने को पेस रन्स और रेसेस कहा जाता है। जैसे कि आज के टाइम में एथलीट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो जो 400 मीटर की रेस है या 800 मीटर की रेस है, उसको उनको एक कांस्टेंट स्पीड में उनको पार करना होता है। अगर यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी प्लेसेस नहीं आएगी। तो इसी को पेस रन और रेसेस कहा जाता है। इसके बाद कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? द एबिलिटी टू यूज द सेंसेस टुगेदर विद बॉडी पार्ट्स इन परफॉर्मिंग मोटर टास्क स्मूथली एंड एक्यूरेटली। जब हम दो या दो से अधिक बॉडी पार्ट्स को एक साथ काम में लेते हैं और उनसे कोई भी मोटर टास्क परफॉर्म किया जाता है स्मूथली और एक्यूरेटली और एफिशिएंसी के साथ में, तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आर रिलेटिवली स्टेबलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन process that enables a sports person to do a group of movements with better quality and effect। Coordinative abilities 7 तरीके की होती है। Differentiation ability, it is the ability to achieve a high level of fine tuning or harmony of individual movements, phases and body parts movements। Differentiation ability क्या है कि इसमें हाई एक्यूरेसी होती है और परफेक्टनेस होती है, उसी को डिफरेंशिएशन एबिलिटी कहते हैं। Orientation ability, it is the ability to determine and changes the position and movement of the body in time and space in relation to a defined field of action। ये प्लेइंग फील्ड में हो सकता है, बॉक्सिंग रिंग में हो सकता है, apparatus में हो सकता है। मेनली क्या है कि आपको टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना, वो ओरिएंटेशन एबिलिटी कहलाती है। कपलिंग एबिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट्स ऑफ हैंड, फीट, ट्रंक, इनके एक साथ आपको मूवमेंट्स करने हैं, कोऑर्डिनेट करना है। जैसे कि बास्केटबॉल की ड्रिबलिंग है, जिम्नास्टिक है, टीम गेम्स हैं, तो वो कपलिंग एबिलिटी कहलाती है। रिएक्शन एबिलिटी की बात करी थी हमने स्पीड वाले में। इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल। कोई भी एक सिग्नल मिला, ब्रेन से आपको सिग्नल मिला और उस पर आपने कितना जल्दी रिएक्ट किया, वो आपकी रिएक्शन एबिलिटी है। बैलेंस एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग होल बॉडी मूवमेंट एंड टू रिगेन बैलेंस क्विकली आफ्टर द बैलेंस डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स। बैलेंस एबिलिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। तो बैलेंस क्या है? एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस कहलाता है। ये 2 तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। जब आप स्टेशनरी पोजीशन में हैं तो वो स्टैटिक बैलेंस कहलाता है, और जब आप मूविंग कंडीशन में हैं तो वो डायनामिक बैलेंस कहलाता है। रिदम एबिलिटी क्या है? रिदम एबिलिटी है कि बहुत सारे मूवमेंट्स हमको रिदम के साथ में करने पड़ते हैं। जैसे कि आप स्किपिंग भी करते हैं तो उसमें एक रिदम चाहिए होता है,
फिगर स्केटिंग है, जिम्नास्टिक्स है, उसमें आपको रिदम चाहिए बॉडी को। जैसे कि आप डांस को ले सकते हैं कि यदि अगर कोई व्यक्ति रिदम के साथ में डांस कर रहा है, म्यूजिक के साथ में डांस कर रहा है, तो वो अच्छा लगता है। और यदि बिना म्यूजिक के या म्यूजिक पे वो मैच नहीं हो रहा, वो रिदम में नहीं आ रहा है, जैसे कि मास पीटी भी हम देखते हैं, तो वो बहुत ही बेकार सा लगता है। तो वही कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है। एडेप्टेशन एबिलिटीज, ये सिमिलर काइंड ऑफ ओरिएंटेशन एबिलिटी है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में रखते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रखते हैं, जैसे कि रनिंग में, साइकिलिंग में, कि आप कितने जल्दी अडेप्ट हो पाते हैं, तो वो अडेप्टेशन एबिलिटी कहलाती है। देखिए यहां पे जो है ये कहीं ना कहीं रिदम एबिलिटी है कि जो ये बार से लटक रहे हैं, फिर ऊपर चले गए और फिर से इन्होंने बार को पकड़ लिया, ये क्या है? रिदम एबिलिटी है। सेकंड इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। तो पहले चित्र में जो शूटर दिखाए गए हैं या आर्चर जिसको कहते हैं, यहाँ यदि हम देखें कि पहले चित्र में हमें एक आर्चर दिख रहे हैं, तो जो इन्होंने 10 पॉइंटर मारा है या बुलसाई मारा है, तो इसमें हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी है। ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन एबिलिटी है, जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की एक टाइप है। उसके बाद हम यदि मैसी वाले चित्र पे आए फुटबॉल खेलते हुए, तो इसमें देखिए आप, इसमें आपको ओरिएंटेशन भी मिलेगा, इसमें आपको कपलिंग भी मिलेगा, इसमें आपको बैलेंस एबिलिटी भी है, और इसमें आपको एडेप्टेशन एबिलिटी भी है। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज एक साथ काम करती हैं। और आप देखें कि किस तरीके से प्लेयर को देखते हुए बॉडी पोजीशन चेंज करना, बॉल की पोजीशन को चेंज करना, बैलेंस बनाना बॉडी का डायनेमिक कंडीशंस में, और कहीं ना कहीं आप कपलिंग देखिए कि बॉडी मूवमेंट के साथ में फुटबॉल को लेके जाना। तो ये सभी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हैं। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को डेवलप करने का कोई एक मेथड नहीं है, इसको थ्रू प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के द्वारा ही इसको बहुत अच्छा किया जा सकता है। कुछ टेस्ट हैं जैसे कि स्टिक ड्रॉप टेस्ट है, बॉल को बैट पे टैप करना, इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके द्वारा आप कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही। एक बहुत ही शानदार बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है, हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रह जाता है या रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।